तो मैंने आपको कल हीट ट्रांसफर की थ्योरी कल बता दी थी और आज इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करा भी दिया था। तो अब देखिए इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। Six identical rods are connected as shown in figure। 6 आइडेंटिकल रॉड है, ठीक है। 6 आइडेंटिकल रॉड्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। लेकिन इनके जो आइडेंटिकल जो रॉड है वो साइज में है, कंडक्टिविटी में नहीं। कंडक्टिविटी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, आप जगह ऊपर या नीचे निकाले ना। 6 आइडेंटिकल रॉड इन डायमेंशन लिख लेना। यहाँ पे इन डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ और एरिया सेम है, मटेरियल लेकिन अलग है। मटेरियल अलग है यानी कंडक्टिविटी अलग लेनी है, वो मैं बताऊंगा कितनी है। तो 6 आइडेंटिकल रॉड और इन डायमेंशन में यहाँ लिख रहा हूं, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो इन डायमेंशन, ठीक है। यानी कि उनकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, कंडक्टिविटी अलग है, ठीक है। और इनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 रॉड को कनेक्ट किया गया है। अब इनकी जो कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है, वो कंडक्टिविटी इस वाले की K है, इस वाली की K है, इसकी K है, ये 2K है, ये 2K है और ये 2K है, ठीक है। और इसमें इस पॉइंट का जो टेम्परेचर दिया है दैट इज गिवन यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट का ये विजिबल हो रहा होगा शायद आपको, ये 2K लिखा है, वैसे रिफ्लेक्शन थोड़ा साइड में मैंने देख लिया। और इस पॉइंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पॉइंट का टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। करिए जरा, मैं आपको समय देता हूं, आप करिए इसको सॉल्व। Six identical rods in dimension are connected as shown in figure। 60 इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये K और K, ये 2K 2K 2K। तो आपको इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है। कंडक्टिविटी दी है, डायमेंशन सेम मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ध्यान से तो आप इसको कर पाएंगे। देखिए रेजिस्टेंस से अगर हम रिलेट करें, थर्मल रेजिस्टेंस R है, तो R का फॉर्मूला हमने देखा L/K। तो मैंने आपसे कहा कि जो लेंथ और एरिया है वो तो सेम होंगे, लेंथ और एरिया सेम है, आइडेंटिकल डायमेंशन में दिया है, मटेरियल अलग अलग है, तो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, यानी इन 3 रॉड का R जो होगा वो और इन 3 रॉड का R जो होगा वो डिफरेंट होगा। और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर इसका रेजिस्टेंस हम R मान लें, इसका भी R मान लें और इसका भी R मान लें, तो फिर इसका 2R हो जाएगा, इसका 2R हो जाएगा और इसका भी 2R हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात ये समझनी होगी, आपने कहा 2R क्यों माना, R क्यों माना, मतलब रिलेट कर लिया ना। अगर इसका R हुआ, सपोज करो इसका R हुआ, तो इनका 2R 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 होगा। अब आपने कहा सर एग्जैक्ट कहाँ पता लगा, एग्जैक्ट की जरूरत कहाँ है, आपको एक कंपैरिजन करके वैल्यू पता करनी है यहाँ की, ये बताना है आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले तो एक चीज ये हमारे लिए जरूरी है जो हमको सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी, राइट। अब इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें हीट ट्रांसफर में इलेक्ट्रिक करंट में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ध्यान से देखें 2r/2r और r/r, तो ये जो बीच वाली जो रॉड है ये बेकार हो जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने कहा भी था, ठीक है, कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। तो ये 2r/2r और r/r लगा के ये बीच वाली जो रॉड है ये बेकार हो जाएगी, तो आप इस वाली रॉड को हटा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। इसके बाद एक चीज और वो ये है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर T मुझे निकालना है तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। और इस वाली जो रॉड में जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद होगा पोटेंशियल सेम होता था इन दोनों पॉइंट्स का, अगर बैलेंस होता था तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन आ गई, तो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका T1 और ये आपका T1 आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए आप इस सर्किट को चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, और किस तरह से रिड्यूस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 2R और R सीरीज में, तो आप इसको 3R कह सकते हो भाई, समझो। ये 2R और R को सीरीज में कह सकते हो और ये भी 3R सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में। तो अब आप इसको चाहो तो इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर दो, एक ये और एक ये, समझो मेरी बात को। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर का रेजिस्टेंस भाई आपका 2R हो गया और ये हो गया आपका 3R/2। आपको मेरी बात समझ में आई हो शायद। देखो यार रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं, और उसमें क्या होता है, ये सीरीज है तो सीरीज में 2R और R, इसमें भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो 3R हो गया, ये 2R और R 3R हो गया, दोनों फिर पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों को मर्ज करके सिंगल बना दिया, तो ये आ गया। अब देखिए ये जो T1 है वो कहाँ गया, वो बीच में कहीं आएगा यहाँ पे। अभी फिलहाल मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर निकालना हो तो वो T1 भी निकल आएगा। जैसे आपसे पूछा जाता कि इन पॉइंट्स के भी बताओ भाई, एक तो ये हो गया बाकी ये हो गए, तो इन दोनों का सेम होगा, ये बात तो समझ में आई गई। तो अब ये T निकाल रहा हूँ, उसी तरीके से T1 भी निकल आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए T1 कहाँ होगा, तो T1 यहाँ बीच में होगा, यहाँ पे कहीं होगा T1, तो वो T1 भी हम निकाल लेंगे। और T1 निकालते समय ध्यान रखना फिर ये जो 2R और R वाला जो पार्ट है वो हमें लेना पड़ेगा अलग। कहने का मेरा मतलब है कि 2R और R जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक R हो जाएगा, और ये भी आपका यहाँ से आप 2R और R को पैरेलल में जोड़ेंगे तो R हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। तो आप अगर और इसमें T1 भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी निकल आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रेजिस्टेंस R और ये फिर R/2 मिला के तब 3R/2 हुआ, और ये हो गया 2R, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक तरह से। इसको थोड़ी देर में बाद में देखना, अभी आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में हो गया ना, और सीरीज में अगर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इसमें लेट मी से I1 और इसमें करंट I2, तो I1 और I2 बराबर होंगे, है ना। और वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 60 - T, तो 60 - T डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2R, और इधर आपका T - 10 डिवाइडेड बाय 3R/2, ठीक। तो R से R तो गयो, और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका 60 - T और ये 40 - 40, ठीक है। और ये आ गया आपका फर्दर 5T और इधर आ गया 20, ठीक है। अरे एक चीज छूट गई, ये 3 का मल्टीप्लाई रह गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 छूट गया, तो ये 180 और ये 3T, ठीक है, 3 रह गया, और ये आ गया 40 - 40, तो ये आ गया आपका 70, और इधर आ गया ये ऐड हो जाएगा, ये 70 और ये इधर ऐड हो जाएगा, तो ये 220, तो T टेम्परेचर आ गया 220 डिवाइडेड बाई 7। लगभग ये वैल्यू आप अगर देखो तो 7 3 21 करीब 31 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आएगी, है ना, 31 डिग्री के करीब आएगी, ठीक है।
ये आपको पता लग गया। अगर ये पता लग गया तो इस तरह से फिर T1 को भी आप निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि यही करंट फिर आगे कंटिन्यू करेगा, तो वो T1 को भी निकाल सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट है कि T1 की वैल्यू आप निकालेंगे इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए, वो भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, एक तो डिस्कस भी करूंगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा करीब 7×3 = 21, 10 और 7 = 28। तो 31 एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब T1 आप इसी तरह से निकाल लोगे मेरे ख्याल से। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, करंट तो वही है, यहां से लेके यहां तक का और फिर यहां से लेके यहां तक का लगा दो। ठीक है, अब ये वैल्यू इंटीजर में नहीं आई है तो आप लो ही मत इसको। आप यहां से लेके यहां तक का, तो अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R और R, 3R तो यही हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 3R ये हो गया, और बाकी का यहाँ पे R/2। ये नहीं करना है तो और एक तरीका हो सकता था। देखो करंट सेम है तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू R होगा। मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको अदर, मैंने पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक से एक बढ़िया मेथड बताए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक से एक अच्छे मेथड बताए थे मैंने आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, इसको जो निकाला है इसे निकालने के लिए या जो आगे है उसे निकालने के लिए आप एक काम क्या कर सकते हैं, देखिए आई सेम है तो आई का फॉर्मूला होता है भैया ΔT/R। ठीक है, ये सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ ΔT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक के लिए किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए किया और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए किया, तो ये रेजिस्टेंस 2R है, ये 3R/2 है, तो इनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में टेम्परेचर डिवाइड भी करेगा। या मैं कहूँ टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा यहाँ पर और यहाँ पर वो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो मैं कह सकता हूँ 4:3 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल बी आल्सो इन द रेशियो ऑफ 4:3 यहाँ के लिए। अब जैसे एक मेथड ये हो गया, तो आप अगले वाले के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का जब आप करेंगे सॉल्व, तो ये आ गया टोटल यहाँ तक 3R रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ से यहाँ तक R/2। तो आप ध्यान से देखिए ये 3R है और ये R/2 है, मैं इस T1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3R और ये R/2, तो R/2 से 3R 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट मस्ट बी आल्सो 6 टाइम्स। ठीक है, एक इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसका जो रेशियो होगा वो आपस में वो 6 टाइम्स होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 60 - T1 और T1 - 10 में जो रेशियो आएगा, क्योंकि ΔT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो मैं ये कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये रेजिस्टेंस हो गया 3R और बाकी का ये जो बचा वो R/2। तो इनमें 6:1 का रेशियो हो गया कि नहीं, डायरेक्ट देख के बता सकते। तो टेम्परेचर भी जो होगा वो मैं कह सकता हूँ 60 - T1 अपॉन, और उधर T1 - 10, इसमें भी 6:1 का रेशियो होगा। तो आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 - T1 और 61, ये दूसरी अप्रोच से बता रहा हूँ, आप इससे तो कर ही सकते हैं, एक मेथड आपने सीख ही लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरह से भी कर सकते थे उसको भी, और इसको मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 6 - T1, तो 6T1 और -60, तो ये 7T1 = 120, तो T1 की वैल्यू आ गई 120/7। ठीक है, इस तरह से आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू थोड़ा गड़बड़ है क्या कहीं? T1 की जो वैल्यू है, T1 टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर मेरे ख्याल से आना चाहिए था शायद 6T1 7T1 60 120 T1 की वैल्यू ये। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, देख लो एक बार कैलकुलेशन को देख लो, I = ΔT/R आ गया, तो ΔT प्रोपोर्शनल टू R आ गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ गया आपका 60 - T1
टेम्परेचर के लिए, और T1 माइनस 10, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका ये R आ गया 3R 2R, और ये दोनों मिला के R हो जाएगा, और R आएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। बाकी मैंने आपको अप्रोच बता दिया है, ये वाला अगर आपने नोट किया हो तो हम दूसरे तरीके से भी एक बार इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इससे भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा यहाँ से 60 माइनस T1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है ये हो गया आपका 3R, और इधर से अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा T1 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई R/2, 2R और R/2 आ जाएगा R/2। ठीक है, ये चला जाएगा, सेम ही आएगा रिजल्ट मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन को, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। 61 माइनस 60, तो ये आ जाएगा इधर आके 7T1 और इधर 120, तो T1 की वैल्यू आ गई 120/7। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर में इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, और जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन 2019 में आया है, उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको नीट का। नीट में एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन? 2015 का क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन है, फिर जेई का एक दो कराऊंगा। नीट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नीट 2015 का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ के ही हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड, टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रॉड है और उस रॉड के, ये एक रॉड है और इस रॉड के दो एंड है, एक एंड का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसमें जो हीट फ्लो कर रही है वो dQ/dt वो 4 जूल पर सेकंड है। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, 4 जूल पर सेकंड है। अब आगे कह रहा है अगर इसके रॉड के टेम्परेचर को बदल दिया जाए, रॉड के टेम्परेचर को अगर बदल दिया जाए, और किस तरह से बदला है, वो कह रहा है कि ये जो 110 था इसे तो 210 कर दिया, और ये वाला जो था इसे 200 कर दिया। ठीक है, रॉड वही है, केवल टेम्परेचर में चेंज किया है। तो अब जो नया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, नया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो कितना हो जाएगा, और ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 4 जूल पर सेकंड, 8 जूल पर सेकंड, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। देखो क्वेश्चन आपको शायद समझ में आया हो, एक रॉड है, एक तरफ का टेम्परेचर 110 है, दूसरी तरफ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब उस समय इसमें जो हीट फ्लो कर रही है दैट इज गिविंग यू 4 जूल पर सेकंड। तो जब टेम्परेचर को 210 और इधर 200 कर देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अब नया क्या होगा? तो आपको क्या लगता है, अगर टेम्परेचर इसको दुगना कर दिया, इसको दुगना कर दिया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी दुगना हो जाएगा क्या? बताइए। बोलिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देखो आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। हमने लिखा था डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल, हमने लिखा था एरिया के प्रोपोर्शनल, और हमने लिखा था लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था कंडक्टिविटी के भी प्रोपोर्शनल था। तो अब यहाँ एरिया लेंथ तो बदले नहीं क्योंकि रॉड वही है, और अगर रॉड वही है तो डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए कि पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस, नो डाउट टेम्परेचर पहले से दोनों साइड का डबल कर दिया गया, लेकिन जो डिफरेंस पहले था वो डिफरेंस डेल्टा टी 110 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का था, जिसकी वजह से हीट फ्लो कर रही थी। इसी तरह से 210 और 200 का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टी, ये भी आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम आएगा 4 जूल पर सेकंड। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें ऑप्शन एक इस तरह का भी था, जैसे मैंने कहा 8 जूल पर सेकंड, 16 जूल पर सेकंड, 4 जूल पर सेकंड,
और 44 जूल पर सेकंड, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। इसमें 8 जूल पर सेकंड, 4 जूल पर सेकंड, 44 जूल पर सेकंड और 16.8 ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो ऑब्वियस है आपको केवल टेम्परेचर चेक करना है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसलिए हीट का फ्लो जो होगा पर सेकंड वो भी सेम रहेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये नीट का था, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं जेईई मेन से, प्रीवियस ईयर से। तो अब देखिए, इसमें ये दो मेटल की रॉड है, ये जेईई का क्वेश्चन है, जेईई 2019, और इसमें ये दो रॉड कनेक्ट कर दी हैं इस तरह से सीरीज में, और इसमें टेम्परेचर वगैरह दिया है θ2 θ1। एक मिनट में पढ़ देता हूं क्वेश्चन। टू मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड K, 3K एंड K, ये दो रॉड हैं, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड K है, और इधर का जो टेम्परेचर है वो θ2 है, इधर का जो टेम्परेचर है θ2 है, इधर का जो टेम्परेचर है θ1 है। इसमें इसकी जो लेंथ है, थिकनेस, इसे थिकनेस कह रहा है, तो दैट इज गिवन यू D, और ये 3D, आप इसे लेंथ कह सकते हो, इसे ये थिकनेस कह रहा है। ठीक है, बाकी एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, सेम, ये D है और ये 3D है, राइट। आर जॉइंट टू फॉर्म ए स्लैब एज शोन इन फिगर, द टेम्परेचर ऑफ आउटर सर्फेसेज आर θ2 एंड θ1 रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, ये इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2019 का, आसान है, ये भी एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इंटरफेस का टेम्परेचर आपको यहाँ का निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको रिलेट करना होगा, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। अभी जो अप्रोच बताई थी उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, तो अब इसमें देखिए, आप ये कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है R1 और इसका जो रेजिस्टेंस है R2, मैं R1 R2 के टर्म्स में अगर लिखूं तो इसकी लेंथ है D, कंडक्टिविटी L/K, 3KA, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो कंपैरिजन से आइडिया हमें लग जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3D/KA। तो सबसे पहली चीज आपको ये नोटिस करनी होगी कि इसका जो रेजिस्टेंस है उसमें 1/3 का फैक्टर आ रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसमें 3 का फैक्टर आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे अगर आप R कह रहे हो तो इसे आप 9R कह सकते हो। आप समझो मेरी बात को, इंटीजर बना लेते हैं इस तरह का, एक को R कह सकते हैं हम यहाँ पर और दूसरे वाले को 9R कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही करंट इधर भी जा रहा होगा, जितना करंट यहाँ जा रहा होगा उतना ही करंट इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें यहां से मैं कह सकता हूं कि जो करंट है I1 इक्वल्स टू I2, तो यहां से θ2 माइनस थीटा, ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज R, और दूसरी तरफ देखेंगे θ माइनस θ1 अपॉन 9R, तो R से R चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9θ2 माइनस 9θ, और ये θ माइनस θ1, राइट। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, हमको थीटा चाहिए तो tan थीटा आ जाएगा, θ1 प्लस 9θ2, तो थीटा की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो एक आंसर इसमें इस तरह का दिया भी है, θ1/10 प्लस 9θ2/10। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि हमने सीधे आंसर ही निकाल लिया, यही हमारा आंसर है, एक ऑप्शन इस तरह का दिया भी है। तो आपको देखिए, मैं लेटेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, इस साल का भी एग्जाम अभी पूरे हुए नहीं, लास्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन है,
तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आप आसानी से उनको कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरह का मैं आपको दे रहा हूँ, 2019 का ही है, आप पहले इसको नोट करिए। क्योंकि इसमें चैप्टर से हीट ट्रांसफर से जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं या तो इस टॉपिक से आएंगे या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से काफी पूछे जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे और उसमें उसके क्या कहते हैं ग्राफ वगैरह भी पूछे जाते हैं कई बार। कूलिंग में क्या क्या ग्राफ बनेंगे तो उसकी इक्वेशन वगैरह अभी हम देखेंगे आगे। तो इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये भी 2019 जेई का ही क्वेश्चन है। इसमें एक ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की जो लेंथ है वो 2L है, यानी इधर से ये वाला जो पार्ट है ना वो L/2, इधर से ये वाला पार्ट L/2 और ये जो बीच वाला पार्ट है वो L है। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे दे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, बोर्ड पर। और बाकी ये वाली जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो गिवन यू L/4। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन बिटवीन टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ 2L। टेम्परेचर डिफरेंस दिया है डेल्टा टी AB में, यहाँ नहीं टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 120, यानी इधर का मान लो 120 है तो इधर का फिर 0 कह सकते हो आप, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस कहा है इसने। अनदर बेंड रॉड PQ ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ AB, यानी AB का जो क्रॉस सेक्शन है, AB का जो क्रॉस सेक्शन है उतना ही क्रॉस सेक्शन इस वाली रॉड का है, इस वाली रॉड का, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई दे रखी है 3L/2। तो आप समझ ही गए होंगे ये वाली लेंथ तो L हो जाएगी और बाकी का L/2 में L/4 ये और L/4 ये। ठीक है, is connected across AB. See figure in a steady state. The temperature difference between the P and Q will be close to. अब P और Q क्या है, तो P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है। ठीक है, PQ के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। ठीक है, करिए आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इसके और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक 120 का दिया है, तो P और Q के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लें तो वो बेटर रहेगा। जैसे कंडक्टिविटी दी नहीं है तो कंडक्टिविटी को K लेके, क्योंकि एक ही मटेरियल की है पूरी रॉड, बस इनकी लेंथ वगैरह का अंतर है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है सेम मटेरियल है, क्वेश्चन में कहा है मेरे ख्याल से अनदर रॉड बेंट रॉड PQ ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन दिस, बोला तो नहीं है बट हम सेम मटेरियल की लेंगे क्योंकि और कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कंडक्टिविटी को लेके। तो ये R का फॉर्मूला होता है L/KA। ठीक है, तो K सेम है, A सेम है, तो जिसकी जैसी लेंथ है उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जा सकता है। जैसे इसका रेजिस्टेंस अगर हम R मानते हैं या सबसे छोटे वाले सेक्शन का ले लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3L/2 है, तो ये L/2 ये L और ये L/2। तो आपको एक काम इसमें कर सकते हैं, एक ऐसे करके कनेक्शन कर लो, ये A है और ये B है ना, और ये P है और ये Q है, राइट। अब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी जो रॉड है इसकी लंबाई, इस पूरी रॉड की जो लंबाई है वो 3L/2 है, तो इससे ये 3 टाइम्स हो गया। और आप देख सकते हैं R की वैल्यू है L/K, K और A सेम है, एरिया सेम दे रखा है। K के बारे में कुछ शायद मेरे ख्याल से मेंशन नहीं, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन between two ends of a uniform rod AB of length 2L, another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L is connected. ये कहा नहीं है कि another rod जो है वो पहले जैसी आइडेंटिकल है, पर जब न दिया हो तो हमें यही सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी, we have no choice। ठीक, तो अब इसमें इसकी लेंथ L/2 के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस अगर मैं R कह रहा हूं तो इसका लेंथ
3 गुना है 3L/2 तो 3R हो जाएगा। इससे ये 2 गुना है तो आप इसे 2R कह सकते हैं और इसे R कह सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज गिवन यू, ठीक है, वो आपको दे रखा है और आपको यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप चाहो तो इसे 1 पीस में कर सकते हो, आप इसको 1 पीस में कर सकते हो, जैसे 3R और 2R पैरेलल में है तो इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। करिए, मैं थोड़ा समय आपको दे रहा हूँ। ध्यान रहे P और Q में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, P और Q में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। सर 45 डिग्री। 45 डिग्री, चलो जो भी आया हो देखते हैं। बाकी लोग भी सॉल्व किया करो भाई, कुछ लोग बैठ के वेट करते हैं। मैंने आपको हिंट कर दिया कैसे करना है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसमें यहां से लेके यहां तक 120 का टेम्परेचर डिफरेंस है। आप इसको सिंगल पीस में 1 पीस में कन्वर्ट कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये R है, ये R है और ये दोनों का कितना हो गया 6R/5। ये आपका R है, ये R है और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अच्छा जो डिफरेंस इसमें आना है वही इसमें आना है क्योंकि दोनों पैरेलल में है। मैंने तो खैर सिंगल में कर लिया इसको। और अब यहाँ से आप देखिए कि जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। तो मैं यहाँ पे एक तो ये कहूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक करंट I1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक I2 है, तो I1 I2 बराबर होंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर डिफरेंस 120 यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है और डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये वाला रेजिस्टेंस आ गया भैया आपका 2R और 6R/2, कितना हो गया 6R/5 सॉरी, और ये 2R और इधर आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस डेल्टा टी मुझे चाहिए, डेल्टा टी ही बताना है और डिवाइडेड बाई 6R/5, ठीक है। तो 5 और 2 10 18, नहीं 5 और 2 10 6 16 60 R/5, तो R/5 से R/5 चला जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से इसको ये 3 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, 8 से ये 50 और ये इधर आ गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। कुछ मैंने 1-2 सवाल कराए आपको और ये प्रीवियस ईयर से हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पूरे इसमें जो करंट होगा वही तो करंट इसमें होगा, तो इस पूरे करंट को मैंने I1 कह दिया और इस वाले में I2 कह दिया, पर है तो एक ही वायर, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ डेल्टा टी 120 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया ये 16R/5 और इधर डेल्टा टी जो पूछा गया है, यहाँ डिमांड कर रहा है ये वाला डेल्टा टी, ये पूछ रहा है और ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर लिया, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ठीक है भाई। तो अब इसमें देखिए और 1-2 क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बेहतर। एक इसमें फ्रीजिंग ऑफ आइस इन पॉन्ड का केस आता है और उस पर अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इवन फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक शेल वाला केस भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है IIT लेवल का।
इस तरह का क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है IIT में। तो आप ये नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। देखिए ये एक शेल है, थिक शेल है, यानी यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है ऐसे कर, थिक शेल है, मटेरियल भरा हुआ है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट कंडक्टिविटी इज आल्सो गिवन यू। ये कंडक्टिविटी के है, और इसकी ये जो रेडियस है अंदर की ए और बाहर की बी, ठीक है, अंदर की रेडियस ए है और बाहर की बी है। ये एक थिक शेल है, यानी कि एक बड़ा स्फीयर रहा होगा मेटल का, उसमें से ये पार्ट काट के हमने निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। तो और इसमें इनकी जो टेम्परेचर है वो भी गिवन है। यहाँ अंदर का जो टेम्परेचर है वो T1 और बाहर का जो टेम्परेचर है वो T2। अंदर का जो इनर सरफेस है दैट इज मेंटेन एट टेम्परेचर T1, और बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज मेंटेन, बाहर का जो टेम्परेचर दैट इज मेंटेन एट T2, ठीक है। तो आपको जो बताना है रेट ऑफ हीट फ्लो बताना है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि आपको dQ/dt बताना है। बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा ये, थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए एक बार। मैं यहाँ आपको बता दूं, कोई एक पॉसिबिलिटी लेके के चल सकते, कहा तो है नहीं T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, कोई तो बड़ा होगा। तो T1 बड़ा मान लेते हैं सपोज करिए, तो T1 से T2 की तरफ हीट जब जाएगी तो वो ऐसे करके ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगी। तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी तो आप देखेंगे इसका जो एरिया है, पहले तो π4πa² है जहां से एंटर कर रही है, और जहां से एग्जिट करेगी वो 4πb²। तो एरिया वेरी करता जाएगा, एरिया वेरी करता जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, बताना है, यानी dQ/dt आपको बताना है। करिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक आपको लगाना होगा। अब देखिए सबसे पहले एक चीज आपको इसमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मैंने कहा ना कि यहाँ से हीट जो फ्लो करेगी वो ऐसे जब जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा। तो आप इसमें काफी सारी कॉन्सेंट्रिक शेल्स मान सकते हैं, काफी सारी कॉन्सेंट्रिक शेल्स मान सकते हैं। और उन शेल को अगर आप गौर करोगे तो जैसे एक ये शेल है, तो इसमें से करंट, हीट करंट ऐसे गया, इसके बाहर एक और शेल है वही करंट उसमें से, उसके बाहर एक और शेल है वही करंट उसमें से, एंड सो ऑन। तो ये जो शेल्स हैं इसमें से ऐसे करंट जब जा रहा होगा तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो हीट करंट है दैट इज व्हाट dQ/dt, ये सेम होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि ये सेम होगा, dQ/dt दैट इज सेम, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से किसी जनरल डिस्टेंस पर, किसी जनरल डिस्टेंस r पर एक इसमें शेल कंसीडर करूंगा। मैं इसमें एक शेल कंसीडर करूंगा, थिन शेल, और उस शेल से पहले हीट निकालूंगा, मैं हीट करंट निकालूंगा। वैसे तो ये है, मैं ये कह सकता हूँ कोई भी शेल में कंसीडर कर लूं, ऐसी जो शेल है वो सभी शेल सीरीज में होंगी। आप समझो मेरी बात को, ऐसी जितनी भी शेल होंगी दे ऑल आर इन सीरीज, ठीक है। तो एक शेल से जितना जितना करंट जा रहा होगा उतना हर शेल से जाएगा। तो फिलहाल तो ये आर रेडियस है और ये इसकी मोटाई है कितनी, डी आर। आर रेडियस है, डी आर मोटाई है। तो हम यहाँ पे एक तो ये कह रहे हैं कि dQ/dt सेम होगा, और इस शेल से अगर मैं लिखूं, ठीक है, सेम थ्रू ऑल शेल्स,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डी क्यू बाई डी टी जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी शेल के लिए अगर मैं लिखूंगा तो कंडक्टिविटी तो के दे ही रखी है, के ए बाई एल होता है। तो अब यहाँ ए जब हम रखेंगे तो इस शेल का एरिया रखेंगे, तो शेल का एरिया मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जिस एरिया से फ्लो करेगी वो एरिया ये सरफेस एरिया होगा, तो के 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ इसकी जो थिकनेस है जिसमें से ये पास करिए दैट थिकनेस इज डी आर, तो वो डी आर यहाँ आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी के ए बाई एल और डेल्टा टी। लेकिन यहाँ डेल्टा टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 नहीं है। इस शेल के दोनों एंड के बीच में अगर अंदर मान के चलिए टेम्परेचर T था, अंदर अगर टेम्परेचर T था तो बाहर थोड़ा कम हो गया होगा, कितना T माइनस डी टी टाइप का, बट हमें इंटरेस्ट है टेम्परेचर डिफरेंस में। तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं T लिख रहा हूँ तो बाहर वाले शेल का, बाहर वाले सरफेस का T माइनस डी टी, तो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी डी टी, जिसकी वजह से हीट फ्लो कर रही है। सबसे मेन जो काम है ना वो ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन अगर आपने बना ली ठीक से तो आपको समझ में आएगा। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर, और ये डी टी के 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डी टी, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी टी के 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, के ए ये पूरा एरिया हो गया अपॉन लेंथ ये डी आर हो गई, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया इस सेल में। ऐसी हर एक सेल के लिए इसमें समझने वाली बात ये है, ये वाला जो टर्म है ना दैट्स ए कांस्टेंट, दैट्स ए कांस्टेंट, क्योंकि कई लोगों के मन में अब एक चीज आ रही होगी कि सर अब तो हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन आपके मन में ये लग रहा होगा सर ये डी टी एक डी आर एक डी क्यू ये डी टी, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट टर्म क्योंकि जो हीट एक सेल से जाएगी वही दूसरे से, वही तीसरे से, वही चौथे से, तो ये वैल्यू हमें निकालनी भी है, लेकिन ये कांस्टेंट है, समझना ये है। तो हम इसमें इंटीग्रेशन में इन दोनों टर्म का यूज करेंगे। ये तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे डी क्यू बाई जो डी टी है इसे तो ऐसे ही रखा, और इसमें इधर यहाँ पे डी आर और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बाकी का जो के है उसको इसके साथ लिख लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो देखो के कांस्टेंट था और डी क्यू बाई डी टी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो इसलिए मैंने इसको बाहर रखा, कांस्टेंट है ना इसमें। तो आपको कई लोगों को लग रहा होगा सर इसको इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट है। अब जो लिमिट हम डालेंगे तो लिमिट यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर में ए से लेके बी तक की, और टेम्परेचर T1 से लेके T2। अब यहाँ फिर एक चीज पे गौर करने की जरूरत है, इंटीग्रेशन करने से पहले एक छोटी सी सावधानी की जरूरत है, और वो ये है कि रेडियस ए से बी हो रही है, रेडियस ए से बी हो रही है, और टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है। ध्यान से देखो तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मैंने फ्लो दिखाया, मैंने कहा T1 अगर बड़ा है तो हीट ऐसे जाएगी, तो T1 हाई हुआ और ये T2 लो हुआ, तो टेम्परेचर तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और रेडियस ए से भी इंक्रीज कर रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो? तो अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि माइनस साइन लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। लिमिट में ये जरूरी होता है, ये चेक करना, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही करने से हमारे आंसर में चेंज आ जाएगा। तो अब यहाँ डी क्यू बाई डी टी तो ऐसे ही रहा, और 4 पाई उसको भी हमने बाहर ले लिया, है ना। और आप चाहो तो इस 4 पाई को इसके साथ क्यों नहीं रख देते हो फालतू में, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लेके, तो माइनस का 4 पाई के, ठीक, इसको भी हटाई देते हैं। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन आर, ये आपका बी और ये ए, और इधर माइनस 4 पाई के डी टी का टी आ गया, तो ये आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हो गया, और इसको डी क्यू बाई डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन ए, और इस माइनस को इधर एडजस्ट कर लेते हैं, 4 पाई के T1 माइनस T2, ये एडजस्ट कर लिया, और अब ये बन जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी। आंसर लगभग आ ही चुका है, तो ये b माइनस ए और नीचे ए बी, और इधर 4 पाई के T1 माइनस T2, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, ठीक है, b माइनस ए अपॉन ए बी, तो ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई 4 पाई के ए बी T1 माइनस T2 अपॉन b माइनस, ठीक है। ये आंसर आपका चेक कर लीजिए।
तो ये dq/dt निकालना जरूर था, बट दैट वाज ए कांस्टेंट, तो हमने उसको इसी को लेके थोड़ा, कई लोग जब सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए, आप इसे नोट कर लो, एक सवाल और इसमें हम करेंगे, फिर आगे प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज पर आएंगे, उसके बाद किरचॉफ का लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब आएंगे। छोटा ही टॉपिक है ओवरऑल ये। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे छोटे छोटे टॉपिक है, मेन जो आएगा वो आपका स्टीफन्स लॉ में एक स्पेशल केस आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आ रहा हूँ फ्रीजिंग ऑफ आइस इन अ कंटेनर या पॉन्ड। पॉन्ड वगैरह में आइस जो जमती है, तो सारे लिक्विड जो होते हैं पानी को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्रीज करते हैं। पानी ऊपर से नीचे फ्रीज करता है, उसका कारण ये है कि उसकी जो डेंसिटी होती है पानी की, वो एब नॉर्मली बिहेव करती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, और उसके दोनों तरफ 4 डिग्री से कम भी और 4 डिग्री से ज्यादा, दोनों केस में जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पानी की जो फ्रीजिंग होती है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो उसको लेके एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, और उस फॉर्मूले को लेके कुछ रिजल्ट्स आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा भाई? कोई डाउट है किसी का यहां तक तो आप पूछिए। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, आप अभी भी नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, फ्रीजिंग ऑफ आइस। पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ आइस इन अ पॉन्ड, इसमें एक फॉर्मूला आएगा। तो मैं कई साल से इस उम्मीद में बताता भी हूँ कि ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा। अभी तक हालांकि कभी फॉर्मूला पूछा नहीं गया है, बट आएगा जरूर। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये कहा जाता है ना, ऐसे ही एनटीए वालों के यहाँ देर है अंधेर नहीं, पूछेगा जरूर वो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला पूरा याद करना है, जो आएगा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा। कुछ लोग सोचेंगे नहीं फॉर्मूला नहीं, ये जो रिलेशन में जो प्रोपोर्शनल वगैरह की चीजें उनको याद कर लेते हैं। मैं यही कहूंगा पूरा फॉर्मूला आप याद करिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको डिराइव करने का टाइम नहीं होगा कि आप सोचेंगे डिराइव कर लेंगे अगर आएगा। इसके अलावा कुछ और भी इसी में सवाल बनेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले फॉर्मूला को समझते हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ आइस इन अ पॉन्ड, तो अब ये पॉन्ड जैसे मान लीजिए ये कंटेनर टाइप का है, ऐसे हम मान लेते हैं ये एक पॉन्ड में, और इसमें ये पानी भरा हुआ है। तो जब आप देखते हैं तापमान जब गिरने लगता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, जीरो के नीचे जाने लगता है, बहुत सारी ठंडी जगह जैसे इंडिया में कश्मीर वगैरह है, तो वहाँ आपने सुना होगा डल लेक जम जाती है। और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं, रशिया है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी फ्रीज कर जाता है, माइनस मतलब जीरो के नीचे नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर जब कम होगा, -θ°C होगा, तो यहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जमेगी। मैंने कहा ना, पानी एक ऐसा लिक्विड है जो ऊपर से नीचे फ्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो जब यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे होने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होने लगेगा, तो वो हल्का होगा, वो पानी ऊपर आएगा। ठीक है, और 4 डिग्री वाला पानी नीचे होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे नीचे यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वो सबसे हैवी होगा। अब यहाँ पर ये तो पानी है, यहाँ पे इतना, ये वाटर है, राइट, और ये आइस है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आइस इतनी मोटाई x जम चुकी है, लेयर बाय लेयर जमती जा रही होंगी, और यहाँ का -θ°C अगर है, तो इसके जस्ट नीचे अभी जमा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जब जमना शुरू करेगा तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे जीरो से नीचे होता जाएगा वो जमता जाएगा। तो अभी ये पानी जमा नहीं है, वाटर है, ये आइस x मोटाई की जम चुकी है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी फ्रीजिंग के कगार पर है, फ्रीज होने वाला है। अब यहाँ पे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी आ चुका है, तो अब इसकी स्टेट चेंज होने वाली है, स्टेट चेंज होने वाली है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आने वाला है। तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर x के साथ में एक इतनी मोटाई dx, x के साथ में एक मोटाई dx आइस की जम चुकी है।
अब सोचिए कि अगर ये मोटाई जम चुकी है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस थीटा ऊपर और 0 यहाँ पर, तो ये जो इतनी आइस की परत dx मोटाई की जमी होगी, तो आइस जब जमती है, जब उसमें से हीट को निकाला जाए, खींचा जाए, जैसे फ्रीजर में आप पानी रख देते हैं, एक गिलास पानी, तो पानी जमता है, जब हीट फ्रीजर उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तब आइस बनती है। तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करी जाएगी, तो इसमें इसको जमाने के लिए कुछ हीट इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और वो हीट जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव में और ये 0 है, तो हीट जो यहाँ से जाएगी वो हाई से लो की तरफ जाएगी, तो ये ऐसे करके हीट यहाँ से निकल के जाएगी dq, और ये जो dq हीट है वो इस परत के लिए है, जिस परत का जिस लेयर का मास क्या है, dm है। तो मैं कहूंगा dm इसका मास है, इस लेयर को जमाने के लिए जो मास हम इसका पानी का जो मास है इस लेयर का वो dm है, और इनटू एल, स्टेट चेंज हुई है तो इतनी हीट रिजेक्ट करनी पड़ी, एक बार। दूसरा, ये जो पानी है और जो आइस है, ठीक है, तो अब इसमें हमें और एक दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है डेंसिटी की, इसके अलावा इसकी लेटेंट हीट, ये आइस की लेटेंट हीट है, ठीक है, एल आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस दैट इज गिवन यू एल। इसकी जो डेंसिटी है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, दैट डेंसिटी इज आल्सो गिवन यू रो, ठीक है, डेंसिटी रो दे रखी है। और ये यहाँ से हीट जब जा रही है तो इसकी कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, आइस में से कंडक्ट होके हीट जा रही है, तो इसकी कंडक्टिविटी की जरूरत हमको पड़ेगी, तो कंडक्टिविटी के है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी के, डेंसिटी रो, ये सब आपको गिवन है, राइट। तो अब सबसे पहले ये जो मास है dm l आइस, ठीक है, तो इतनी हीट किसी टाइम t में इसमें से पास कर गई, तो टाइम t में ये इतनी आइस इसमें फ्रीज हो गई। तो मैं अगर ये dq बाई dm इंटू एल आइस लिखा है, तो इसको अगर dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो dt टाइम में ये dq हीट इसमें से निकल गई, तो डिवाइडेड बाई ये कर दिया, ठीक है, तो dq बाई dt और dm बाई dt एल आइस। अब ये जो dq बाई dt है, ये dq बाई dt इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो यहाँ से जो हीट फ्लो करके जा रही है। और एक चीज की जरूरत पड़ सकती है, वो है एरिया। एरिया किसका, इस कंटेनर का, ऊपर से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें से जो हीट कंडक्ट करी है, तो ये लॉ ऑफ कंडक्शन हम लगाएंगे, तो dq बाई dt का फॉर्मूला होता है भैया ka, आप समझो के कंडक्टिविटी, ए एरिया, और जो लेंथ है जिसमें से ये फ्लो करके गई है, दैट लेंथ इज x, तो डिवाइडेड बाई x। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है क्लियरली देख सकते हैं, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर तो माइनस थीटा, उसको तो बदल नहीं सकते, ये 0 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा तो हाई से लो की तरफ, तो 0 माइनस माइनस थीटा, तो 0 माइनस माइनस थीटा, ये आप इसमें टेम्परेचर रखेंगे तो ये dq। तो पहली इक्वेशन आपकी ये और दूसरी इक्वेशन ये, ठीक है। अब इसके बाद जो इक्वेशन बन रहे जा रही है, उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी ये जो आ गया, इसको सेकंड इक्वेशन नहीं लिखते, इसको अब लिखेंगे थोड़ा और बेटर कर लेते हैं, dq बाई dt, ये आ गया आपका ka बाई x, और ये थीटा, राइट, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब सेकंड और फर्स्ट, तो फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि इतनी आइस को जमाने के लिए dt टाइम में इतनी हीट पर सेकंड फ्लो कर रही है, और उसका फॉर्मूला ये है, तो दोनों सेम है, तो 1 और 2 से ये बराबर हमने रख दिए, तो ये आ गया ka बाई x थीटा, और इधर आ गया dm अपॉन dt इंटू एल। अब जो dm मास आइस का यहाँ फ्रीज हुआ है वो हमें लिखना होगा, तो ये आएगा देखो ka अपॉन x इंटू थीटा, और मास लिखने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इस आइस की लेयर का हमको मास लिखना है। तो मास के लिए एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, एरिया किसका, ये कंटेनर का जितना एरिया वही एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस dx, और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम आ गया L अपॉन ये dt। तो आप देखिए एरिया से एरिया कट गया, यानी कि यहाँ पे कंटेनर का एरिया, पॉन्ड का एरिया दिया हो ना दिया हो फर्क नहीं पड़ता, बट हमने ले लिया था, वो कट गया फाइनली, तो इसकी जरूरत नहीं थी हमें एरिया की। नाउ अब इसमें वेरिएबल सेपरेट हम करेंगे, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद यहाँ पे ये dt को इधर ले आता हूँ, टाइम t कितना लगेगा किसी x मोटाई को जमने में, तो ये dt को इधर ले आया, बाकी सब को इधर ले गया, तो रो l
रो एल और के थीटा और ये एक्स डी एक्स, ठीक है, रो एल के थीटा। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी बर्फ की रो फिक्स है, लेटेंट हीट आइस की फिक्स है, कंडक्टिविटी फिक्स है और टेम्परेचर थीटा बाहर का है, सराउंडिंग का थोड़ा बहुत हीट इसमें से जा भी रही है तो बाहर का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा होता है ना सराउंडिंग की, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो और इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो 0 से x तक जमाना है हमको, 0 से x तक और यहाँ पे 0 से t टाइम में, तो ये तो आ जाएगा। अच्छा टाइम भी बढ़ रहा है, मोटाई भी बढ़ रही है, तो इसमें माइनस साइन की जरूरत नहीं, तो ये तो t आ गया। और देखिए बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, रो एल के थीटा और एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया रो एल और इधर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 के थीटा। ये फॉर्मूला है जिसकी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको याद करिए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे और सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, कुछ मैं आपको अभी रियलाइज करा दूंगा, उनको आप ध्यान भी रख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो टी आ गया टाइम रो एल अपॉन 2 के थीटा एक्स स्क्वायर, इसमें सबसे मेन बात यह है कि टी प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। तो टेम्परेचर और एक्स में भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ और बाकी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ समझने की है। देखो टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहली चीज तो टी और एक्स में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आप जानते हैं, अब तो मैंने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी है, तो कैसा ग्राफ होगा, टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, इससे पैराबोला, और एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 होती है तो पैराबोला होता है, और पैराबोला किसकी तरफ बेंड करेगा, जिसकी पावर कम है, तो टी की पावर 1 है तो टी की तरफ पैराबोला बेंड करेगा, इस तरह से जाएगा। तो आप एक चीज तो समझ ही सकते हैं कि पहले जितना समय लगा था यहाँ पे, टी की तरफ बेंड करेगा, टी की पावर 1 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नॉन लीनियर टाइप का ग्राफ हो गया, यानी कि सेम थिकनेस को जमने में टाइम बराबर नहीं लगने वाला, सेम थिकनेस को जमने में टाइम बराबर नहीं लगने वाला। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जो एक्स मोटाई जम गई थी, ठीक है, और अब अगर 2x मोटाई हमें अगर जमानी हो, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। यहां पर ऐसे समझो, पहले ये x मोटाई जमने में टाइम t लगा था, तो अब अगर 2x मोटाई यानी यहां तक 2x मोटाई जमने में जो टाइम लगेगा, यहां से यहां तक टाइम t था, तो यहां से यहां तक टाइम t कितना आएगा, बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है मैं जो पूछ रहा हूं सर? 40 देखो यार, t प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो पहले बर्फ की मोटाई x जमने में अगर t टाइम लगा है, अगर x जमने में t टाइम लगा है, तो अब यहां से यहां तक 2x जमने में, शुरुआत से 2x जमने में टाइम 40 लगेगा, और शुरू से लेके 3x जमने में कितना टाइम लगेगा, 90, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो रेशियो आ रहा है 1:4:9 का आ रहा है, 1:4:9 का आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और समझने की है कि ये x है, ये 2x है, तो अगला x जमने में जो टाइम लगा, अगला x जमने में जो टाइम लगा दैट इज 3t,
और उसके अगला जो जमने में टाइम लगा दैट इज 5t। आप फिगर को समझो, मैंने टोटल टाइम दिया है और ये इंटरवल लिए है। ऐसा कुछ पैटर्न आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, जब किसी हाइट से किसी पत्थर को छोड़ते थे, जब किसी हाइट से किसी स्टोन को हम रिलीज करते थे, तो वहां भी आपको मैंने एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने कहा था 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में चले गए जो डिस्टेंस हैं वो 1:4:9 होते हैं। वहां पे क्या था, टाइम था इस रेशियो में, सॉरी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस चला था वो था 1:4:9 में। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस चलता है वो आता था, आपको याद हो तो ऑड नंबर में 1:3:5। वहां पे टाइम हमने लिया था और डिस्टेंस को निकाला था। यहाँ पे उल्टा है, हमने डिस्टेंस यानी थिकनेस को ले रखा है और टाइम को निकालना है, क्योंकि वहां आपको याद था, अगर तो याद था तो x प्रोपोर्शनल टू t² आता था वहां पे, और ये उल्टा है तो रिजल्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां x प्रोपोर्शनल टू t² आता था ना, s = ut + ½ at², तो u0 रेस्ट से छोड़ा था, आपको याद होगा रिजल्ट मैंने बताए थे, रेस्ट से छोड़ते थे, तो x डिस्टेंस है और ये t² है। यहाँ पे उल्टा है, ये टाइम है और x के प्रोपोर्शनल के, x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बट रिजल्ट उसी तरह के हैं। और ये मैंने फिगर में आपको समझाया है, ये x है, ये 2x है, ये 3x है, तो इसको जमने में टाइम t, 4t, 9t, लेकिन पहले x को जमने में, फिर अगले x को जमने में, देन उसके नेक्स्ट x को जमने में जो टाइम लगेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4t है जिसमें से ये t है तो ये 3t बचा, यहाँ से यहाँ तक 9 है जिसमें से ये 4 है तो ये 5t बचा। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं 1, 3, 5, यानी कि कंजुगेटिव थिकनेस को फ्रीज होने में, आइस की कंजुगेटिव थिकनेस को फ्रीज होने में जो टाइम लगेगा, कंजुगेटिव इक्वल थिकनेस को, सॉरी कंजुगेटिव इक्वल्स x, वो 1 सेंटीमीटर भी पूछ सकता है, वो x भी पूछ सकता है, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। और अगर पूछा जाए x थिकनेस जमने में, फिर 2x थिकनेस जमने में और 3x थिकनेस जमने में जो टाइम लगेगा, सो दैट विल बी 1:4:9। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है, यानी मैं ये कह सकता हूं x:2x:3x, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ टाइम जो आ रहा है, ये आ रहा है टाइम t, या मैं कहूंगा कि 1:4:9 इस रेशियो में आएगा टाइम जो आएगा ये, एंड सो ऑन, नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में। और कंजुगेटिव थिकनेस की बात अगर हम करें x तो 1:3:5, ये सवाल आपसे पूछ लेगा इस तरह का, ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लो और ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आगे। तो ये हीट ट्रांसफर में मैंने आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करा दी है क्वेश्चन की। अब आप इसमें अपने सोर्सेज से, पैकेज वगैरह, कोई बुक वगैरह जो भी आप लगाते हैं उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। कंडक्शन का पार्ट इतना ही था, इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दे देगा। ये फ्रीजिंग ऑफ आइस का एक स्पेशल केस था, वो मैंने आपको अलग से बता ही दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ। तो अब यहाँ पे आते हैं हम प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें वैसे तो कुछ खास फॉर्मूला वगैरह है नहीं, लेकिन इसकी जो थ्योरी है उसको लेके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं है। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, अब प्रीवोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि सभी बॉडी सभी टेम्परेचर पर हीट को रेडिएट करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं, सिवाय एक टेम्परेचर को छोड़ के 0 केल्विन। 0 केल्विन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 0 केल्विन पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, सारा जो मोशन है, जो फ्लो है हीट का, वो सब रुक जाएगा। 0 केल्विन को छोड़ के बाकी हर टेम्परेचर पर हर बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। अब कई लोगों को एक परसेप्शन ये होता है कि एमिट और एब्जॉर्प्शन तो डिपेंड करेगा कि बॉडी गर्म ज्यादा है कि ठंडी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, लेकिन हमको लगता ये है कि अगर कोई गर्म बॉडी है तो वो एमिट ही करेगी, एब्जॉर्ब क्यों करेगी। अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोई गर्म बॉडी यहाँ पे रखी है तो वो एमिट ही करेगी, एब्जॉर्ब क्यों करेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। हाँ ये बात है कि नेट रेट जो होगा वो एमिशन का होगा, क्योंकि एमिट ज्यादा करती है और एब्जॉर्ब कम करती है अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हुआ तो।
तो प्रीवोस्ट ने यही बताया कि जनरल परसेप्शन ये है कि अगर गर्म ज्यादा होगी तो एमिट ही करेगी, वो एक्चुअल नेट एमिशन होता है। एक्चुअल में तो एमिट भी कर रही है, कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो नेट एमिशन होता है अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। इसी तरह से उल्टा है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से तो बॉडी एब्जॉर्ब नेट करेगी, लेकिन उसने एब्जॉर्ब भी किया है और साथ ही साथ कुछ रेडिएट भी कर रही है। तो हमको लगता जो है वो ऑब्जर्वेशन हमारा जो होता है वो नेट रेट ऑफ एमिशन है या नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पहले तो इसका थ्योरी का जो स्टेटमेंट है इसकी प्रीवोस्ट की, वो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। तो आप लिखिए, मैं बोलता हूं, all bodies radiate as well as absorb, all bodies radiate as well as absorb, all bodies radiate as well as absorb heat energy at all temperature, all bodies radiate as well as absorb heat energy at all temperature except 0 Kelvin, except 0 Kelvin. Except 0 Kelvin, full stop. Except 0 Kelvin, full stop. और आगे लिखें इसमें at 0 Kelvin, full stop के बाद at 0 Kelvin, comma, at 0 Kelvin heat exchange ceases, यानी रुक जाता है, heat exchange ceases, full stop, यानी रुक जाता है। 0 केल्विन पे कोई एक्सचेंज होगा नहीं, ना बॉडी एमिट कर सकती ना एब्जॉर्ब कर सकती। अब इसके बाद कोई भी बॉडी में नेट रेट क्या होगा ये मैंने अभी बताया, डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर के साथ साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, और उसी से डिसाइड होगा कि बॉडी का नेट रेट एमिशन का होगा या एब्जॉर्प्शन का होगा। नेट रेट कह रहा हूं, एमिट और एब्जॉर्ब तो करती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नेट रेट ऑफ एमिशन, नेट रेट ऑफ एमिशन, नेट रेट ऑफ एमिशन of a body, net rate of emission of a body depends upon, net rate of emission of a body depends upon temperature of body and temperature of surrounding, temperature of body and temperature of surrounding, temperature of body and temperature of surrounding, ठीक है। नेट रेट ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन, रिपीट कर रहा हूं मैं, नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, नेट रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसको समझने के लिए हम 3 केस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल केस है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अगर मान लीजिए इफ टी बॉडी मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन टी सराउंडिंग, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो जो रेट ऑफ एमिशन होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एमिशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से बड़ा होगा, रेट ऑफ एमिशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से बड़ा होगा, ठीक है। रेट ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं नेट रेट जो आएगा, नेट रेट विल बी ऑफ एमिशन, यानी ऐसा लगेगा जैसे बॉडी एमिट कर रही है, और जब बॉडी एमिट करेगी तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी बॉडी विल कूल डाउन, बॉडी ठंडी होगी। और कब होगी? जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा। तो नेट रेट विल बी ऑफ एमिशन, देयरफॉर बॉडी विल कूल डाउन, ठीक। ये पहला केस हो गया। केस टू में अगर बॉडी का टेम्परेचर, इफ टी बॉडी इज लेस देन टी सराउंडिंग, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है,
तो क्या होगा, बॉडी एमिट करेगी लेकिन कम करेगी और बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। नेट रेट ऑफ एमिशन विल बी लेस देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होगी और एमिट कम कर रही होगी। ठीक है, रेट ऑफ एमिशन विल बी लेस देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होगी और एमिट कम कर रही होगी। देयरफॉर नेट रेट विल बी ऑफ एब्जॉर्प्शन। और अगर बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी बाहर से हीट ले रही है, सराउंडिंग से हीट ले रही है, तो अपने टेम्परेचर को क्या कर रही है, रेज कर रही है। जैसे मान के चलिए पानी, ठंडा पानी है, एक गिलास पानी आपने मांगा, बहुत ज्यादा चिल्ड दे दिया, आपने पिया, एक घूंट एकदम दांत आपके जो है ठिर गए, ऐसे कहते हैं ना। तो आपने कहा कि चलो इसको नॉर्मल कर लेते, थोड़ी देर के लिए रख देते हो। स्टील के गिलास में एक पानी आपको मिला पीने के लिए, बहुत ज्यादा ठंडा था, तो आपने उसको रख दिया कि ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है, अभी तो सर्दी जुकाम की पॉसिबिलिटी है, जो भी व्हाटएवर, तो आप थोड़ी देर उसको रख देंगे तो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा और अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो देयरफॉर बॉडी विल हीट अप, बॉडी विल हीट अप, यानी अपना टेम्परेचर बॉडी बढ़ाएगी। यहाँ टेम्परेचर बॉडी क्या कर रही थी, डाउन कर रही थी। इसके बाद इसमें हम आ जाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है। तो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब इतना बॉडी एमिट कर रही है उतना ही बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है, जितना बॉडी एमिट कर रही है उतना ही बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है। नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर है, देयरफॉर नेट रेट ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज जीरो। क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाएगा। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल रिमेन, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल रिमेन अनचेंज, बॉडी का टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही, दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, यही हमें इसमें जानना था। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कई बार इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि कोई बॉडी जब गर्म होगी तभी एमिट करेगी या ठंडी होगी तभी एमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हर बॉडी हर टेम्परेचर पर एमिट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, अब वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर, रेट ऑफ एमिशन ज्यादा है कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे, लेकिन किरचॉफ के लॉ को पढ़ने और समझने के लिए यहाँ पे दो टर्म आपको जानने चाहिए, और वो है एक एमिसिव पावर और एक है एब्जॉर्प्टिव पावर। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे किरचॉफ के लॉ पर। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव और एमिसिव पावर क्या है। एक और आगे टर्म आएगा एमिसिविटी, एमिसिविटी भी एक टर्म आएगा आगे, वो भी हम देखेंगे। आपने नोट कर लिया होगा शायद। अगर नोट करने में टाइम लगे, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, आप स्क्रीनशॉट लिया करो फिर, इफ इट टेक्स यू मोर टाइम। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए दो टर्म मैंने पहले मैं बताता हूं, फिर आते हैं किरचॉफ लॉ पर। तो इसमें एक तो है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, मैं इसके लिए ई यूज कर रहा हूं सिंबल, किसी बुक में डिफरेंट हो सकता है सिंबल की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे एक टर्म एमिसिविटी भी हम पढ़ेंगे। एमिसिविटी आगे स्टीफन्स लॉ जब आएगा तब मैं बताऊंगा। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं एमिसिविटी को, स्मॉल ई से।
ये मैंने इसके कैपिटल ई से किया है, ये एमिसिव पावर है और ये एमिसिविटी है। एमिसिव पावर का तो यूनिट होता है, एमिसिविटी यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वो आगे आएगा तब मैं बताऊंगा क्या होता है। और एक इसके साथ में जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका यूनिट होता है एमिसिव पावर का, लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। लेकिन किरचॉफ के लॉ को समझने के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर को समझना जरूरी है, ठीक है। तो एमिसिव पावर क्या है, ये कोई बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी हीट रेडिएट कर रही है इसको बताता है। एमिसिव पावर ये बताता है कि कोई बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितनी हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो आप लिख ले, मैं बोल देता हूं, एक लाइन का है। तो इट इज डिफाइंड एज heat energy. It is defined as heat energy radiated per unit area per unit time. Per unit area per unit time. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो ई आ गया डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बाई ए टी, एरिया और टाइम, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो एसआई यूनिट विल बी, ये जूल में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को वाट भी लिख सकते हैं। तो वाट पर मीटर स्क्वायर ये भी एक यूनिट हो सकता है इसका, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड को वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको आना भी चाहिए। तो वैसे अगर आप देखो ध्यान से, तो ऐसी ही डेफिनेशन जो हमने यहाँ, जिससे भले ही नो डाउट पावर आ रहा है, तो पावर को लेके कंफ्यूज मत होना, ये पावर नहीं है, पावर तो वॉट होता है इसका यूनिट, ये तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें नो डाउट पावर वर्ड हमने यूज कर रहे हैं, बट ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है। ये एक्चुअल में एक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो एक चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, एमिसिव पावर पावर नहीं है। जैसे सरफेस टेंशन इज नॉट टेंशन और फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ऐसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट एनी फोर्स, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसी तरह से ये पावर नहीं है, नाम में पावर जरूर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे लेंस वगैरह की, मिरर की पावर पढ़ते हैं, तो वो पावर वो मैकेनिकल पावर वाला नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही फिर प्रिज्म में आप देखेंगे वो पावर तो डायोप्टर या मीटर यूनिवर्स में आता है। प्रिज्म में एक टर्म और यूज होता है डिस्पर्सिव पावर, उसका तो यूनिट ही नहीं होता, डिस्पर्सिव पावर का यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ई की जो वैल्यू है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखेंगे वो इंटेंसिटी वाला ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से कट जाएगा और टी माइनस थ्री आ गया, ये इंटेंसिटी वाला आ गया। मैं ये कह सकता हूं सेम एज दैट ऑफ इंटेंसिटी, सेम एज दैट ऑफ इंटेंसिटी, ये एमिसिव पावर हो गया। ये आगे समझना किरचॉफ लॉ के लिए जरूरी है। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सिंबल अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल सकता है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्टिव पावर होता क्या है, एब्जॉर्ब करने के बारे में है। तो अगर हम किसी बॉडी पर कोई हीट इंसिडेंट कराते हैं, एनर्जी हीट एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं, तो उसमें से बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर लेती है, ये बताता है एब्जॉर्प्टिव पावर, बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये रेशियो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन हीट एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब by the body
अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। अब देखिए बॉडी पे जो हीट इंसिडेंट करी गई उसमें से इसने कितना एब्जॉर्ब किया, तो इसका जो इंसिडेंट करेंगे उसी का कुछ पार्ट आएगा। आपने सुना होगा कि ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। दो सतह हों, दो सरफेस हों, तो उन दोनों सरफेस में अगर हम धूप में रख दें तो ब्लैक वाला सरफेस ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इंसिडेंट बराबर हो रहा है, धूप में रख दिए, लेकिन व्हाइट वाला कम होगा, ब्लैक वाला ज्यादा होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो गर्मियों के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगेगी, ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, व्हाइट कलर की शर्ट वगैरह आप पहन सकते हैं, व्हाइट कपड़े पहनेंगे तो रिलेटिवली आपको कम गर्मी लगेगी। ठीक है, तो ए आ गया हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि ये रेशियो है, और लाइक क्वांटिटी हीट और हीट का रेशियो है, सो इससे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इससे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और साथ ही साथ ये इंसिडेंट है, उसी में से ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ए की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा इस रेंज में रहने वाली है 1 और 0 के बीच में, और ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है 0 और 1 के बीच में, यानी जितनी इंसिडेंट करी वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, और जो इंसिडेंट किया उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी जब बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्टर हो, कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे, इस तरह की बॉडी को परफेक्टली व्हाइट कह सकते हैं। ठीक है, और या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कह सकते हैं। और अगर जो भी इंसिडेंट किया है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो ऐसी बॉडी को परफेक्टली एब्जॉर्बिंग या परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल है फेरिज ऑब्जेक्ट, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में। तो ए की वैल्यू 0 मैंने भी बताया, कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी या फिर परफेक्टली व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं इसको, परफेक्टली व्हाइट बॉडी, परफेक्टली व्हाइट बॉडी। फिर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, उल्टा लिख दिया मैंने, रिफ्लेक्टिंग नहीं सॉरी, एब्जॉर्बिंग, पूरा एब्जॉर्ब कर ले, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, रिफ्लेक्टिंग होगा ये, रिफ्लेक्टिंग, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी या फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और अगर ये वैल्यू 1 और 0 के तो कोई भी जनरल बॉडी, एनी जनरल बॉडी, एनी जनरल बॉडी, राइट। अब देखिए इसमें प्लेटिनम ब्लैक और एक लैम्प सूट, काजल जो होता है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं है, पर उसके काफी क्लोज एग्जांपल हैं, दोनों ही बोथ आर वेरी क्लोज एग्जांपल ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अगर एग्जांपल दें तो फेरिज ऑब्जेक्ट है, फेरिज ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी में आता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या है। ठीक है, ये दोनों टर्म अब हमने समझ लिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आसानी होगी उसको समझने को, इसी के टर्म्स में बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा। तो अब इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, प्लेटिनम ब्लैक एंड लैम्प सूट, प्लेटिनम ब्लैक
एंड लैम्प सूट। लैम्प सूट का मतलब काजल, ठीक है। लैम्प सूट, पहले काजल जो बनाया जाता था तो तेल के दिए को जला के और एक उसके जो लौ होती थी उसके ऊपर एक कोई मेटल वगैरह का कोई वो रख दिया जाता था, तो वो लौ धीरे धीरे इस पर जमती जाती थी, कालिख जो होती थी, और उसको इकट्ठा करके फिर उसमें काफी सारी चीजें मिला के बनाते थे। काजल को बनाने का जो प्रोसेस था, ठीक है, तो काजल को जैसे लैम्प सूट से बनाते थे, तो वो ये दोनों ब्लैक बॉडी के क्लोज एग्जांपल है। तो प्लेटिनम ब्लैक या एंड लैम्प सूट, प्लेटिनम ब्लैक एंड लैम्प सूट are close example of perfectly black body, are close example, exact नहीं but close है, are close example of perfectly black body। और इसमें प्लेटिनम के लिए 0.98 के लगभग आती है, प्लेटिनम ब्लैक के लिए ए की वैल्यू, एब्जॉर्प्टिव पावर 0.98, और लैम्प सूट के लिए ये वैल्यू 0.96 आती है, ठीक है। याद नहीं करना, ये ऐसी चीजें जो नॉर्मली पूछी नहीं जाती, बस जस्ट एक आइडिया दे दिया। ये नहीं पूछेगा कि प्लेटिनम ब्लैक के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर होती है और नीचे ऑप्शन दे दे। आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, वो बहुत पहले सब चीजें आती थी। तो ए की वैल्यू 0.98, ए की वैल्यू 0.96, ठीक है। आगे लिखेंगे फेरीज ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको, फेरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, फेरीज ऑब्जेक्ट। देखिए फेरीज ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पर एक ये हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर में एक होल कर दिया जाता है, बहुत ही पतला सा होल, और सामने से कोई हीट रेडिएशन या लाइट इसमें हम अगर डालें, और यहाँ पे किस तरह का रिफ्लेक्टर थोड़ा सा पॉइंटेड टाइप का बना दिया जाता है। इस तरह का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर सामने से ये रेडिएशन आया, हीट रेडिएशन, तो यहाँ टकरा के वापस जा सकता था, तो उसका डायरेक्शन बदलने के लिए यहाँ आएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद ये सीधे वापस ना लौट के इधर चला जाएगा। ये थोड़ा इंक्लाइन हो गया ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर ये ऐसे अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे ऐसे, और इसके बाहर निकलने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है ये फेरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वैसे फेरी ऑब्जेक्ट में इस पूरे ऑब्जेक्ट को कह रहा हूं, लेकिन ये जो होल है ना, ये जो होल है, जिस होल में से ये लाइट या रेडिएशन या हीट रेडिएशन एंटर हो रहा है, दिस होल एक्ट एज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि जो कुछ अंदर गया वो निकला नहीं, वापस कुछ नहीं आया, सब कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो ध्यान रहे, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है दिस इज फेरीज ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट इज फेरीज ऑब्जेक्ट, बट दिस होल इज एग्जांपल ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि जो भी इसमें गया वो फिर लौट के नहीं आया, ठीक है। अंदर ही इसमें रिफ्लेक्शन मल्टीपल होते रहेंगे, और ये जो रेडिएशन है इसके अंदर ही घूमता रहेगा, इसके बाहर निकलने के चांसेस न के बराबर है, ठीक है, न के बराबर है। So this is an example of Faraday. This is the case of Faraday object, इसी को कहते हैं। And this whole ये आप बना लेना। तो बस इसमें ये बात जानने की है कि यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं कहेंगे, ये जो होल है ये होल एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, ये फिगर बना लो पहले, तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ और आज की क्लास को हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, बोल रहा हूं मैं, तो आप लिखें ये होल है, ठीक है, जिसमें से रेडिएशन जा रहा है, ये हीट रेडिएशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं होल इज एन एग्जांपल ऑफ ये वाला होल, इसी में लिखना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ perfectly black body, it is an example of perfectly black body, it is an example of perfectly black body, and not the whole body, पूरी बॉडी नहीं, क्योंकि इसी होल में गई और लौटा कुछ नहीं इसमें से,
ठीक है, ये पूरे को तो फेरिज ऑब्जेक्ट कहते हैं, पूरे को फेरिज ऑब्जेक्ट कहते हैं। होल जो है यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है। तो दिस होल इज एन एग्जांपल ऑफ, होल इज एन एग्जांपल ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, होल, दिस होल इज एन एग्जांपल ऑफ, is an example of perfectly black body, is an example of perfectly black body and not the body as a whole, not the body, ऐसे भी लिखना है, whole is an example of perfectly, ये लैंग्वेज सुनने में थोड़ा अलग लग सकती है, perfectly black body and not the body as whole। ये whole, ये वाली स्पेलिंग और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने लिख दिया, मुझे लगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये होल की स्पेलिंग और ये होल, ये होल का मतलब पूरा कंप्लीट बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉट द बॉडी एज ए होल, WHOL है और ये होल है, ये अलग, ठीक है। चलिए रुकते हैं, कोई डाउट मेरे ख्याल से किसी का हो तो आप पूछ सकते हो। कल हम किरचॉफ लॉ कंटिन्यू करेंगे, किरचॉफ लॉ। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक?